सो हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समान अध्ययन के मॉडल सेट को देख रहे थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो है ना बहुत ही जल्द होने वाला है अब। तो बस आप क्या करना है, अब आप सीरियस मोड में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के बाद ये वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना 2018 में आई थी, इसके बाद 6 वर्ष के बाद ये वैकेंसी आई है चुनाव को लेकर के। और दोस्तों कब आने वाली है इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना तो अभी से आप क्या कीजिए, बहुत ही शिद्दत के साथ में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अभी भी बहुत समय है जिससे कि आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गोटापुआ नृत्य क्या है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग में। गोटापुआ नृत्य की हम बात करें अगर, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। दोस्तों ये होता है उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य जो होता है वही क्या होता है, गोटापुआ नृत्य का अध्ययन होता है। देखिए दोस्तों, हम बात करें भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तो ये आपके कहाँ से हो जाएंगे, तमिलनाडु से हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप ध्यान रखिएगा, एक होता है कथकली। ठीक है, कथकली का संबंध दोस्तों कहाँ से हो जाएगा, तो ये केरल से हो जाएगा। ठीक है, एक होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध दोस्तों कहाँ से हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी का संबंध हो जाएगा आपके पास आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। एक बात और, एक कथक भी होता है दोस्तों, कथक ये कहाँ से होता है, यूपी से होता है। ठीक है, तो इन सभी को जितने भी नृत्य है ना इनको आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्या होता है, तो नागा पोस्ट नृत्य भी होता है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है। तो दोस्तों आपके जो पता है आप सभी लोगों को कि हमारा जो राष्ट्रीय जो वाक्य है वो कौन है, सत्यमेव जयते है। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को, इसको किसने लोकप्रिय बनाया था, यानी किसने पॉपुलर बनाया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मदन मोहन मालवीय है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 12 जनवरी था कल के दिन, क्या हुआ था दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। उसी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि डैश की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो क्वाशियोरकर विकार होता है ना, जो बीमारी होती है क्वाशियोरकर, ये किसकी वजह से होती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होती है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाएगी। दोस्तों जो हमारे पास दाल खाते हैं हम लोग, तो दाल जो आप खाएंगे ना उससे क्या होगा, आपको प्रोटीन मिलेगा और आप इस रोग से बच जाएंगे। तो आपको दाल का सेवन अच्छे से करना है। जो भी दाल हो उसको आप अच्छे से मिक्स करके बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में और उससे क्या आपको प्रोटीन भी मिलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि रौलट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। दोस्तों कल के वीडियो पे आपने देखा होगा हमारे प्रैक्टिस सेट को, तो उसमें आपको बताए थे रौलट एक्ट के बारे में। देखिए रौलट एक्ट जो था दोस्तों, इसे काला कानून कहा था। किसने, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी का विरोध करने के चलते में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है कि रौलट एक्ट 1919 में जिनमें से किसे शामिल किया गया था, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। यानी कि दोस्तों रौलट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी प्रकार की न वकील न अपील न कोई दलील सुनी जाती थी, जिसको मन होता था पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यही कानून था, इसलिए इसको काला कानून जो है महात्मा गांधी जी ने इसे डिकोड किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। देखिए जो 5 ईयर प्लान है दोस्तों, 5 ईयर प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें से एक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके
पंचवर्षीय योजना से होते ही होते हैं। यहाँ पे क्या है कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के रूप में आया था? तो एकीकृत जो जनजातीय विकास परियोजना है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आया था, ठीक है। और 5वीं पंच योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबंधित प्रावधान क्या क्या है? देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक की हम बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग कहते हैं। ज्वाइंट सीटिंग होता है। और देखिए संयुक्त बैठक जो है दोस्तों, इसमें दो चीजें होती है। संयुक्त बैठक तब बताई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतलब कि मतभेद हो जाता है, और जब उसका कोई सुलह नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं, वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो दोस्तों बुलाते जो है ना, वो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ठीक है, जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं देश के, वही क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं, यानी ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता होती है, वो कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वर्तमान में, वही क्या करते हैं? लोकसभा के स्पीकर वही क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे है, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई? अब कह रहा है कि संयुक्त बैठक जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद जो है ना 108 में है। संयुक्त बैठक किसमें है? 108 में आपके। तो अनुच्छेद में 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्रसन्नता सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो जो प्रसन्नता सूचकांक है, यानी जो खुशहाली रिपोर्ट होता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स आपने सुना होगा। अभी वर्तमान भारत की रैंक कितनी है? तो 116 है। कितनी? 116 है। 116 है भारत की रैंक 2024 के अनुसार, खुशहाली रैंक में। ये कह रहा है कि प्रसन्नता सूचकांक अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आपको याद रखना होगा, महमूद अल हक के द्वारा प्रसन्नता सूचकांक की जो है दोस्तों, ये अवधारणा दी गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भारतीय संविधान को अंगीकृत की दोस्तों बात की जाए अगर यहाँ पे, तो दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो दोस्तों लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है ना, वो लागू कर दिया गया था। और संविधान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी हमारे पास है, 26 नवंबर 1949 को इसी दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे बड़े यात्री थे ना, वो घूमते घूमते क्या करते थे, जहाज से घूमते थे, और कहीं कहीं मतलब दिशा उतना ज्ञान नहीं होने की वजह से वो भारत आना चाहते थे, लेकिन कहाँ पहुंच गए? अमेरिका के तट पर पहुंच गए थे। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। और इन्होंने 1492 ईस्वी में क्या किया था? जो नई दुनिया जिसे बोलते हैं, अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और आप सभी को पता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा जो है ना भारत की खोज किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक जो थे, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। इसको क्या किए थे? मतलब सत्ता से बर्खास्त कर दिए थे, उसको रंगून भेज दिया था। कहाँ पे? रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पे इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो में जो भी बातें आपको बताई जाती है, उसको आपको अच्छे से सुनना है, और एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट्स कर देना है वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमारा। यदि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो क्या हमारा मेहनत सफल हो पाता है या नहीं? अपना विचार, अपना जो ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किस पर निर्भर कर किस डैश में निरंतर वृद्धि है? देखिए आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जो है ना, डैश में निरंतर वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि दोस्तों किसमें होती है? जीडीपी में वृद्धि होती है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
दोस्तों पहले क्या होता था, वैट लगता था, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन इसको समाप्त करके अब क्या कर दिया, GST लागू कर दिया गया है। कब से? 2017 ईस्वी से। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GSLV दोस्तों क्या होता है, ये अंतरिक्ष से संबंधित चीजें हैं। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी से जियो सिंक्रोनस हो गया, S से सैटेलाइट हो गया, L से लॉन्च हो गया और V से क्या हुआ, व्हीकल हो गया। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश की अहिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है कि गांधी जी द्वारा कब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किए थे 1920 में। लेकिन दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक जगह है गोरखपुर में, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक, ठीक है, चौरी चौरा नामक, वहीं पे दोस्तों क्या किए थे, कुछ क्रांतिकारी जो थे यहाँ पे, उन्होंने पुलिस वाले जो स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसी को आग लगा दिया था। तो इसी के बाद दोस्तों क्या किए थे, महात्मा गांधी जी बोले थे इसमें हम किसी प्रकार की मतलब कि हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ था, हिंसात्मक काम हो गया था। इसी के चलते महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे चौरी चौरा है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोलक एक्ट आपको हम बताए थे 1919 ईस्वी में दोस्तों ये आया था, इसे काला कानून भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने आपको बताए हैं। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो है ना कब हुआ था, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बताएं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की ओर, कह रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए भद्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल है, कर्नाटक है, बिहार है और पंजाब में है। जो दोस्तों भद्रा हमारे पास है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे हो जाएंगे, तो कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं होगा, आपको वही चूज करना है जो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो वल्लूर कोट्टम है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, ये भी सही है आपके पास। और पद्मानुभरम पैलेस ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। लेकिन दोस्तों बैकल किला जो है ना, ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? देखिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो वृक्ष बचाओ से था। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो महिलाएं सब थी ना, तो वो क्या करती थी कि वृक्ष में जाके चिपक जाती थी। इसको पहले मतलब वृक्ष को काटने से पहले हमको काटना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ था वृक्ष के प्रति बहुत ही प्रेम था इन लोगों के पास चिपको आंदोलन के समय में। तो यही कह रहा है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य था उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वो था एपिको आंदोलन। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो प्रारंभ किया गया था वो कौन सा था, एपिको आंदोलन। और चिपको आंदोलन दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन में ए यहाँ पे अब एपिको आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? देखिए पृथ्वी की जो सूर्य से क्या निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी को जो वो कौन सुरक्षित करती है, रक्षा करती है, तो दोस्तों वो कौन सी है, ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर जो हमारे पास है वही क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, ओजोन दोस्तों इकाई जो होती है इसको इसको मापते हैं, इसको मापने की इकाई कौन सी होती है, डॉप्सन होती है। कौन सी होती है, डॉप्सन इकाई होती है ओजोन को मापने की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? देखिए भारत के संविधान के अनुसार जो संघ के रक्षा बल होते हैं ना, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी हो गया, क्या हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और जितने भी अर्धसैनिक बल जैसे कि BSF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, जितनी भी होते हैं ये सभी चीज़ें, SSB हो गया, ठीक है, CRPF हो गया, CISF हो गया, ये सभी चीज़ें के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? देखिए बहुत ही फेमस योजना है दोस्तों। 1973 में क्या हुआ था,
एक क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, अप्रैल 1973 में। आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है आपके जो ये मंथ भी पूछ ले जाते हैं। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार को संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सांची स्तूप हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो आपके मध्य प्रदेश में आपके सांची स्तूप यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए 20 प्रश्नों को कवर कर लिया है और हम बढ़ते हैं 20 अन्य प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हम आपको इस जो मॉडल सेट नंबर 6 में है, आपको 40 प्रश्न करवाएंगे। तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अब 20 प्रश्न को और हम देख लेते हैं। दोस्तों बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतने माहौल हो घुल जाते हैं कि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स हमें ज़रूर अपना छोड़ के जाइएगा। हम देखेंगे आप लोग कितना हमें प्यार करते हैं, कितना हमारे वीडियो को वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसी एक प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, कोणार्क जो सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माण जो है, स्थापना, ये किसने किया था। तो आप सभी उदाहरण देंगे, जो राजा नरसिंह देव प्रथम थे, इन्हीं के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है निर्माण स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि फल जो है आम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए आम का जब वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। और मनुष्य का क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। और मेढक का क्या होता है, राना टिगरीना होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील का बलात् कृषि से संबंधित है जो बंगाल में हुआ था। देखिए निम्न में से कौन सा ऐसा आंदोलन जो नील के बलात् कृषि यानी कि नील की खेती जो है ना जबरदस्ती करवाते थे, वो जो बंगाल में हुआ था, तो दोस्तों वो कौन सा था हमारे पास, वो चंपारण सत्याग्रह था। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो चंपारण सत्याग्रह बिहार बिहार में हुआ था 1917 में, जब नई दिल्ली वो महात्मा गांधी जी आए थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त जो था ना, ये बंगाल का हिस्सा था, ये बिहार। इसलिए यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे बंगाल में ही दे रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये सत्य लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये नील की खेती के लिए, जो यहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू हुई थी, ठीक है। 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए जो महात्मा गांधी जी आए थे, वही चंपारण सत्याग्रह करवाए थे यहाँ पे, और उसके तहत जो है नील कठिया आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, जो बारदोली सत्याग्रह है ना, इससे किससे संबंधित हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये मतलब कि हो जाएंगे, ठीक है। तो बारदोली की महिलाओं ने जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसे भी आप तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि रेशम डेर से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो होता है दोस्तों, रेशम ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करता है। तो दोस्तों देखिए, रेड डाटा बुक जो है ना, ये किससे संबंधित डेटा को प्रदान करता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो लुप्त पादप और जंतु है ना, जो विनाश की कगार पर है, ऐसे जंतुओं को रेड डाटा बुक में क्या किया गया, जगह दिया गया है, ठीक है, संरक्षण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। देखिए, ऐसा कौन सा पास है, दर्रा है जो सिक्किम को चीन से क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। उस दर्रे का नाम क्या है, नाथुला दर्रा है, जो क्या करता है, सिक्किम को चीन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे माना दर्रा कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे, और नीति दर्रा कहाँ पे हो जाएंगे, ये भी आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए बृहद संहिता जो है ना दोस्तों, बेसिकली क्या है ये, तो वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। कौन सा, बृहद संहिता। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो बृहद संहिता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बराहमिहिर के द्वारा जो है बृहद संहिता को लिखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों चरक कौन थे। तो चरक जो है एक प्रकार के क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है। कौन से, चिकित्सक थे चरक। और जो एक पुस्तक है कौन सी, राज तरंगनी, कौन सी है, राज तरंगनी। तो राज तरंगनी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो कलहन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्संगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो त्संगमो झील दोस्तों कहाँ पे, भारत के, तो आप ध्यान रखेंगे ये सिक्किम में हो जाएंगे, ठीक है। त्संगमो झील कहाँ पे, भारत के सिक्किम में स्थित हो जाएंगे।
भारतीय संविधान को लिखने वाली भारतीय सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय समिति को लिखने वाली जो संविधान सभा थी ना दोस्तों, इसमें एक झंडा समिति था। तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वही क्या हुए थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो विधिपूर्ण शासन है, ये किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से जो है हमारे देश में लिया गया है। ठीक है। दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल लिया गया। कहाँ आपातकाल जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और जो कनाडा से क्या लगा, संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखिए, सूर्य हो गया या अन्य तारा हो गया, इसका स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो ये जो होता है सूर्य वाला, ये क्या होता है? संलयन होता है। और दोस्तों, जो आपको पूछा गया परमाणु जो बम होता है, परमाणु बम, ये इसका सिद्धांत क्या होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन में से होता है। इसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है। परमाणु विखंडन से क्या होता है? तो परमाणु बम इस पे आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कार्ले नामक जो संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, वो कौन से हो जाएंगे? तो कार्ले कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। डैश जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? सूर्य है। दोस्तों, सूर्य क्या है ना, एक प्रकार का तारा है। ठीक है। और सबसे निकटतम तारा है किसके? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। और चंद्रमा क्या दोस्तों? ये उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। देखिए, सोवियत संघ के द्वारा ना 1957 में प्रक्षेपित लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला कृत्रिम उपग्रह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 1957 में। अब इसका नाम जान लीजिए आप लोग। इसका नाम क्या है? तो स्पुतनिक 1 है। क्या है? स्पुतनिक 1 है। आपने जो कोरोना काल में देखा होगा, इन्होंने स्पुतनिक नाम से एक कोरोना वैक्सीन बनाया था। ठीक है। आपको यदि याद होगा, तो रूस जो है ना, वो स्पुतनिक नाम से कोरोना वैक्सीन बनाया था और इसी नाम से इन्होंने क्या किया था? एक रॉकेट को भी, मतलब कृत्रिम उपग्रह को भी, सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। कब किया था? 1957 में किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए, वत्स दोस्तों, क्या यहाँ पे जो महाजनपद थे, कितने 16 महाजनपद थे ना, उसी में से एक था वत्स। तो वत्स की राजधानी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी? तो वो क्या होगी? कौशाम्बी जो है यहाँ पे वत्स की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या रहेगी? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? देखिए, अशोक के शिलालेख कितने थे? 14 शिलालेख थे ना, उसमें से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, कलिंग युद्ध जो है दोस्तों बहुत ही फेमस युद्ध है। कलिंग को दोस्तों क्या कहते हैं? उड़ीसा कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है अशोक के 13वां जो अभिलेख था, इसी में दोस्तों क्या किया गया था? तो आपको कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई थी। अशोक दोस्तों बाद में क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिए थे और संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी होता है। 1 जीबी आपको पता है किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों? तो 1024 एमबी के बराबर हो जाएंगे। तो 1024 कहीं पे है क्या? नहीं है। तो अप्रोक्स हम क्या मान सकते हैं? 1000 मेगाबाइट के बराबर मान सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक यमोत्तर संख्या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन बस आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय मानक जब उत्तर देखा जाए ना, कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको बताना होगा कि 5 राज्यों से गुजरती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो आपको वो ध्यान रखना कौन सा नहीं है यहाँ पे। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, एक यूपी भी है। तो आपको हम 4 बता दिए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी। बिहार तो नहीं होगा। पांचवा दोस्तों कौन सा होगा? पांचवा नंबर का राज्य कौन सा होगा जिसमें आपके भारतीय मानक यमोत्तर रेखा गुजरेंगी? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने को पता है। यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, आप गूगल कीजिए, आप कहीं भी सर्च कीजिए, आप उसको लिखिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं ना, आप उसे कभी नहीं बोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। देखते हैं कितने लोग उसको आंसर करते हैं इस कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन-सा उत्तक पौधे में जल के परिवहन के लिए ज़िम्मेदार होता है? देखिए, पौधे में जो उत्तक होता है दोस्तों, एक होता है जल के लिए और एक होता है भोजन के लिए, ठीक है? तो जल के लिए दोस्तों क्या होगा, एक जाइलम होगा, ठीक है? जाइलम होगा और इसकी दिशा दोस्तों क्या होती है, एक दिशीय होती है, यानी कि एक ही दिशा में जो है ना जाइलम चलेगा, ठीक है? इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भोजन वो करता है वो फ्लोएम होता है, कौन-सा? फ्लोएम होता है और फ्लोएम की दिशा जो होती है वो ऊपर-नीचे दोनों तरफ होती है, ठीक है? इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल के परिवहन के लिए कौन-सा उत्तक जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन-सा होता है? जाइलम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है? राइबोसोम इस तरह से कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री जो होती है, प्रोटीन का फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहलाता है, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, आज के लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन-सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स के लिए, तो हम आपके लिए ये प्रश्न छोड़ रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली को कमेंट बॉक्स में 20 लिखना है और 20 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है, ठीक है? बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है ना, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और प्यार से अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। जो भी कमेंट्स हो आपका, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।